ये पूरा पाषाण काल जो है ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पूरा पाषाण काल के बाद हम लोग मध्य पाषाण काल देखेंगे, है ना। और यहाँ पर देखिएगा मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल हो जाएगा। हम लोग अभी मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल खत्म हुआ, मध्य पाषाण काल के बारे में समझेंगे। देखिए 6ठी क्लास की किताब है ना। अगर आपके पास किताब हो तो ज़रूर एक बार इसका अध्ययन करिए, है ना। चीज़ें बहुत साफ साफ दिखाई देने लगेगी और अच्छे तरीके से समझने का, विश्लेषण करने का, तर्क करने का, है ना। और जितने भी कठिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे के सारे प्रश्न जो है NCERT और SCERT पढ़ने के बाद हल होना शुरू हो जाता है। तो मध्य पाषाण काल हम लोग देखेंगे। मध्य पाषाण काल को हम लोग मीसोलिथिक एज भी कहते हैं। इसको हम लोग मीसोलिथिक एज भी कहते हैं, है ना। मीसोलिथिक एज भी कहते हैं, यानी कि युग भी कहते हैं। किसको? मध्य पाषाण काल को। और मध्य पाषाण काल का जो समाज है, यह समाज आखेटक है ना। और आखेटक आपको पता होगा, है ना। यहाँ पर जब हम लोग पूरा पाषाण काल में पढ़ रहे थे तो पूरा पाषाण काल का समाज कैसा था? आखेटक था। वो आखेटक यहाँ तक भी आ रहा है, वो आखेटक यहाँ तक भी आ रहा है ना। और वहाँ पे खाद्य संग्राहक था, जो खाद्य संग्राहक खत्म हो जाता है और यहाँ पर एक नई चीज़ें जुड़ता है, वो हो जाता है पशुपालन का, है ना। यह समाज जो है आखेटक और क्या हो जाता है? पशुपालक होता है। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ तक आते आते जो मौसम, जो पर्यावरण है, वो पर्यावरण शुष्क हो गया था, गर्म हो गया था। जब मौसम, देखिए हमेशा पर्यावरण का प्रभाव सिर्फ मनुष्य के ऊपर ही नहीं पड़ता, वहाँ के पेड़ पौधे पर भी पड़ता है, वहाँ के जीव जंतुओं पर भी पड़ता है प्रभाव। यानी कि कहीं ना कहीं वो लोग क्या करते थे, एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे वो जा रहे होंगे अपने भरण पोषण के लिए, है ना। तो आखेटक तो उनके साथ हमेशा रहा है ना। और यहाँ पे जुड़ता है पशुपालक। यहाँ पे क्या जुड़ता है? पशुपालन जुड़ता है। देखिए मध्य पाषाण काल को, जैसे मध्य पाषाण काल हुआ, ये पूरा पाषाण काल है ना, और बीच में क्या है? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और यहाँ पे हो जाएगा निम्न पाषाण काल, है ना। यानी कि पूरा पाषाण काल और मध्य निम्न 9 पाषाण काल के बीच में, सॉरी यहाँ पे 9 पाषाण काल के बीच में, है ना, ये जो मध्य पाषाण काल है, इसको हम लोग संक्रमण काल के नाम से भी जानते हैं। इसी मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? संक्रमण काल भी कहा जाता है, संक्रमण काल, है ना, संक्रमण काल कहा जाता है। और संक्रमण काल में दोनों रूप दिखाई देता है ना। जैसे वर्तमान में आप अब जीते हैं ना, तो अतीत भी आपको दिखेगा और भविष्य भी दिखेगा, है ना। जैसे अगर आप देखिएगा, अगर कोई, जैसे हमारे भारत में लोग कहता है ना, बड़े बड़े विद्वान ये बात कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करना चाहिए, है ना। हर एक जाति को, ए जाति को बी जाति से करना चाहिए, बी जाति को सी जाति से करना चाहिए, है ना। अंतरजातीय विवाह को सारे लोग सपोर्ट किए हैं, यहाँ तक कि अकबर भी सपोर्ट किया है। और यहाँ तक कि अगर हम लोग बात करें तो चाणक्य भी, है ना, चाणक्य भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है। यानी कि अलग अलग जाति से विवाह करने वाले जिनके बच्चे होते हैं ना, है ना, जिसको हम लोग संकर भी जाति आप कहते हैं ना, संकर जाति का, है ना, हाइब्रिड भी आप लोग कहते हैं। पहले गांव देहात में हम देखते थे लौकी जो होता था छोटा छोटा होता था, बैगन छोटे छोटे होते थे, लेकिन उसको बायोटेक्निकल के द्वारा, है ना, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया गया, आज बैगन इतना इतना बड़ा देखते होंगे, लौकी इतना इतना बड़ा देखते होंगे, है ना। ये कमाल है विज्ञान का। उसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, जो लोग, है ना, जो लोग अलग अलग जाति में अपना शादी विवाह करते हैं, उसका बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रांग होता है। उसका बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। इसलिए एक बात आपको बताते हैं, जो बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा की जो महिलाएं होती हैं ना, बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा की है,
वो ज़रूरी नहीं कि अपने पति का ही बच्चा अपने कोख में रखे, क्योंकि इसके दिमाग में ये रहता है कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए। वो प्लानिंग सोच के देखिए, वो प्लानिंग करती है एक ऐसे बच्चे की, कहीं ना कहीं उसके जेहन में चल रहा है ना, कि हमको कैसा बच्चा चाहिए, है ना, बिल गेट्स की तरह चाहिए, है ना, स्वामी विवेकानंद की तरह चाहिए, क्या चाणक्य की तरह चाहिए, अंबेडकर की तरह चाहिए, गांधी की तरह चाहिए, आइंस्टीन की तरह चाहिए, कैसा बच्चा चाहिए, है ना, रोनाल्डो की तरह बच्चा चाहिए, किस तरह चाहिए, वो प्लान करती है। और उसी टाइप के जो स्पर्म शुक्राणु है उसकी खोज में लगती है, लाखों करोड़ों में बिकता है ना। ये साइंस और लोगों का विचार बहुत बदल गया है आज के ज़माने में। तो ये संकर जातियों में माँ का और बाप के साथ साथ इसमें एक नई विचार, एक नई चेतना, बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे मिलता है। यही चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे थे यहाँ पे। ये जो मध्य पाषाण काल है, पीछे अगर जाएंगे तो पूरा पाषाण काल, और इसके आगे जाएंगे तो नव पाषाण काल, दोनों का चरित्र जो है ना, इसमें दिखाई तो देता है और इसमें क्रांति भी दिखाई देता है। किसमें? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल का समाज कैसा था? आखेटक था। आखेटक मतलब शिकार करना, मछली पकड़ना, है ना, जानवरों को मार करके अपना भरण पोषण करना, इसका काम था। महिलाएं वहाँ पे अभी भी कंदमूल बटोरा करते थे, है ना। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ का समाज जो है वह छोटे छोटे हथियार औजार बनाना शुरू कर दिए। इसलिए इस युग को हम लोग माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हम लोग मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं, है ना। अब देखिए, हमने ये कहा था, है ना, कि यहाँ का समाज जो है कैसा था? पशुपालक था। तो पशुपालन का पहला जो साक्ष्य है, ये बार बार प्रश्न पूछता है ना, बार बार ये प्रश्न पूछता है कि बताइए पशुपालन का पहला साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो पशुपालन का पहला साक्ष्य जो है वह आदमगढ़ से प्राप्त होता है। कहाँ से? आदमगढ़ से प्राप्त होता है। और आदमगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ से प्राप्त होता है पशुपालन का साक्ष्य? तो आदमगढ़ से प्राप्त होता है। और आदमगढ़ कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में हो जाता है। और एक जगह और है जिसको हम लोग बागौर कहते हैं, है ना। बागौर से भी प्राप्त होता है प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य। और ये बागौर कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान हो जाएगा, है ना। राजस्थान के बागौर से और आदमगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हमें पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। अगर हम लोग कालखंडों की बात करेंगे, किस काल में, है ना, या किस काल में हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लगभग 5000 ईसा पूर्व की बात हो जाती है। लगभग 5000 ईसा पूर्व के प्राप्त मतलब साक्ष्य जो हमें है प्राप्त होते हैं पशुपालन का, यहाँ से हमको मिलता है ना। और आपको पता ही होगा इस बागौर से, है ना, मानव कंकाल की भी प्राप्ति होती है। मानव कंकाल की भी प्राप्ति होती है। कहाँ से? बागौर से। और बागौर कहाँ पे है? तो राजस्थान में हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं और यही मध्य पाषाण काल में मानव ने तीर कमान का आविष्कार कर लिया। इसी मध्य पाषाण काल में मानव जो है सबसे पहले तीर और कमान का, है ना, तीर कमान का विकास कर लिया, है ना। श्री रामचंद्र को देखते होंगे, राम लक्ष्मण को हमेशा पीठ पे तीर और धनुष लटकाए हुए रहते हैं, है ना। उसी तीर धनुष का जो विकास है यह मध्य पाषाण काल में हो गया था, यहाँ पर, है ना, यहीं पर हो गया था। और सबसे बड़ी क्रांति क्या थी समाज के लिए? सबसे बड़ी जो क्रांति थी वो क्रांति थी कि मध्य पाषाण के जो लोग हैं वो आग का उपयोग करना सीख गए थे, है ना। चीज़ों को समझिए, आग की खोज करना और आग का उपयोग करना दोनों अलग बात है ना। आग का उपयोग करना जो सीखा था जो समाज, वो मध्य पाषाण काल में है। और आग का आविष्कार ऑलरेडी पूरा पाषाण काल में हो गया था, है ना।
आग को बनाने, आग को कैसे वहाँ पे वो लोग जलाते थे, तो कहा जाता है कि चकमक नामक पत्थर से, है ना, चकमक नामक पत्थर से, है ना, रगड़ करके ये लोग, है ना, आग को पैदा करते थे यहाँ पर ये। और आग का जो खोज था वो समाज के लिए एक क्रांति ही था। क्रांति का मतलब क्या होता है? जैसे 1857 की क्रांति आप पढ़े हैं ना, क्रांति में, आंदोलन में फ़र्क होता है, सत्याग्रह में बहुत सारा चीज़ें। शब्दों पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो शब्द बड़ी मायने रखता है आपके ज़िंदगी में, आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना। क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन। भले आज हम लोगों को लग रहा है ना, आग का खोज कर लिया, कौन बड़का काम कर लिया। अरे उस समय खुद को रख के तो समझिए, तब आपको लगेगा इस आग ने मनुष्य के जीवन को एक नया आयाम दिया। इस आग ने मनुष्य की जिंदगी को बदल दिया। इस आग से मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य जो कच्चा मांस खाया करता था, अब वो इस आग में पका करके मांस खाने लगा। जंगली जानवरों से हमेशा असुरक्षा महसूस करने वाला इंसान इस आग का प्रयोग किया ताकि वो जानवरों से इसकी छुटकारा दिला सके, और खुद को ठंड से बचने का भी उसने आग को जला करके यह काम उसने क्या किया? सीख लिया मनुष्य ने। इसलिए मनुष्य के जीवन में आग क्या थी? एक क्रांति पैदा किया। जब ये पशुपालन की हम लोग बात कर रहे थे, तो पशुपालन का जो पशु का जो गोबर वगैरह होता था, उस पशु के गोबर को, है ना, इकट्ठा करके ये लोग उसमें आग लगा देते थे, है ना। क्या नहीं सीखा मनुष्य ने? मनुष्य ने बहुत सारा चीज़ें जो है यहाँ पर क्या किया? सीखा है। और यहाँ के जो औजार जो है ना, औजार आपको पता ही है, यहाँ का जो औजार है, यहाँ के औजार छोटे छोटे बनाए गए, छोटे छोटे। जब हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे पूरा पाषाण काल में, तो पूरा पाषाण काल के लोग कैसा औजार और हथियार का इस्तेमाल करते थे? बड़े बड़े। एक ज़माने में जब कंप्यूटर का जब निर्माण हुआ था, है ना, तो मेरा जो स्टूडियो आप देख रहे हैं, है ना, बहुत मतलब थोड़ा बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा भी उतना नहीं, फिर भी कहा जाता है कि इतने मतलब बड़े में एक कंप्यूटर बनाया गया था। इतने बड़ा रूम था, एक कंप्यूटर को बनाने में इतना बड़ा मशीन था। आज देखिएगा, एक घड़ी में, है ना, एक पेन में, जो डिवाइस आप देख रहे हैं ये, है ना, ये रोड का माइक है, इतना बड़ा आ जाता है कंप्यूटर। कितना बड़ा था, है ना, कितना बड़ा था, आज सिमट करके एकदम छोटा हो गया। ये विज्ञान की तरक्की है। ये मानव के जो दिमाग है उसके विकास की बात है। तकनीकी में कितना परिवर्तन हुआ, और यही चीज़ें तो यहाँ पे दिखता है कि जो समाज हजारों साल पहले, है ना, बड़े बड़े पत्थरों के हथियार औजार बनाया करता था, आज वो छोटे छोटे पत्थरों के औजार यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया। समाज तो यही है क्या? समाज जो है यही तो है। लेकिन समाज में क्रांतिकारी जो बदलाव हुआ, उस बदलाव का परिणाम भी तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। चलिए, ज़्यादा डिटेल्स में पूरा आगे की क्लास में हम लोग करेंगे, फिर अभी लास्ट में कर लेते हैं नवपाषाण काल, है ना। तो ये देखिए नवपाषाण काल, है ना, ये क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नियोलिथिक एज बोलते हैं। इसी को हम लोग, है ना, है ना, लिथिक युग बोलते हैं। किसको? नवपाषाण काल को। यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने पूरा पाषाण काल में देखा कि वहाँ का समाज कैसा था। तो वहाँ का समाज जो है ना, पूरा पाषाण काल में कैसा समाज था? तो यहाँ पर आखेटक था, है ना, आखेटक था, और प्लस में क्या था? खाद्य संग्राहक था, है ना। दूसरा हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में भी समाज आखेटक था, लेकिन नया चीज़ें यहाँ पे जुड़ती है क्या? पशुपालन, है ना।
यहाँ पे पशुपालन जुड़ जाता है। लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का समाज कैसा था? शशि, तो नवपाषाण काल का जो समाज है यह होता है खाद्य उत्पादक। इंपॉर्टेंट है। कैसा? तो खाद्य उत्पादक है। नवपाषाण काल का जो समाज है कैसा था? खाद्य उत्पादक। हो सकता है ना, कि यह जो आरंभ है नवपाषाण काल का, यह 9000 है ना BC से प्रारंभ होता हो। 9000 BC से क्या हो? प्रारंभ होता हो नवपाषाण काल। और एक चीज समझिए, पूरा पाषाण काल में वहां के जो मानव थे बड़े बड़े पत्थरों का हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे। जब मध्यपाषाण काल में आए तब उन्होंने क्या किया? माइक्रोलिथिक छोटे छोटे पत्थरों को उन्होंने तराश कर काट करके है ना औजार बनाए, हथियार बनाए। लेकिन नवपाषाण काल में आते आते जो हथियार थे वो हथियार पॉलिशदार हो गए, धारदार हो गए, है ना। वो हथियार कैसा हो गया? पॉलिशदार हो गया, ठीक है, और धारदार हो गया। बस इतना समझ जाइए ना, इतिहास समझ में आ जाएगा, है ना। एक बार पढ़िए NCERT को, SCERT को पढ़िए और कोशिश करिए समझने का, है ना। इसीलिए बहुत ज़्यादा देर लगातार मत पढ़िए, एक गैप दीजिए, फिर देखिए मजा आएगा। एकदम गांधी वाला स्टाइल में हर 10 साल के बाद उनका एक बहुत बड़ा आंदोलन होता था। लेकिन 10 साल के बीच में है ना जो काम करते थे वो रचनात्मक काम था। अपने ब्रेन को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसा वर्क करिए, है ना। जैसे बहुत सारा हॉबी होता है लोगों को, नहीं तो इस समय के जो हथियार थे, जो औजार थे, वो कैसा हो गया? पॉलिशदार हो जाता है यहाँ पर। और पॉलिशदार और धारदार हथियारों का ये लोग उपयोग करने लगते हैं, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं? उपयोग करने लगते हैं। और खास करके कैसा हथियार था? कुल्हाड़ी का। खास करके किसका? तो कुल्हाड़ी का ये लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर, है ना। और देखिए यहाँ पर मनुष्य आते आते, है ना, क्या हो गया? कृषक हो गया, अस्थाई निवास ढूंढ लिया। अब नदियों के किनारे वो रहना शुरू हुआ। गर्तावास की भी प्राप्ति होती है। चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, है ना, यहाँ पर। और यहाँ पर कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलता है ना, कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, पूछा गया है, VVI प्रश्न है आपके लिए, है ना। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है यह मेहरगढ़ से प्राप्त होता है ना। कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? अभी वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्षेत्र में पड़ेगा। मेहरगढ़ जो है यह पाकिस्तान के, है ना, बलूचिस्तान के क्षेत्र में पड़ेगा, यह बलूचिस्तान के क्षेत्र में। और मेहरगढ़ के जो हम लोग कृषि का जो साक्ष्य यहाँ पर देखते हैं, लगभग कहा जाता है कि 7000 ईसा पूर्व का यह काल होता है, 7000 ईसा पूर्व का, है ना। और एक जगह है जहाँ पे मनुष्य अब अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। गर्तावास का भी प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ से हमें गर्तावास का प्रमाण मिलता है। और गर्तावास का जो प्रमाण है यह बुर्जहोम से प्राप्त होता है, बुर्जहोम। और बुर्जहोम कहाँ पर है? बुर्जहोम जो है यह कश्मीर में है ना। लोग अब अस्थायी रूप से निवास करना शुरू कर दिए, गड्ढे में अपना घर बना करके रहना ये शुरू कर दिए यहाँ पर। और बुर्जहोम से ही हमें प्राप्त होता है, बुर्जहोम से ही हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है? एक मालिक को कुत्ते के साथ दफनाया गया, ऐसा प्रमाण मिलता है। यानी कि मालिक को, है ना, मालिक को कुत्ते के साथ दफनाया गया है, कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, याद रखिएगा, कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। और बुर्जहोम कहाँ पर है? यह कश्मीर में हो जाता है ना। यहीं पर यह प्राप्त होता है, कब्र की एक प्राप्ति होती है ना।
कब्र की प्राप्ति होती है और इसी कब्र में मालिक को कुत्ते के साथ दफनाने का भी साक्ष्य हमें मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो बुर्जा होम से मिलता है। यह एक और जगह है जिसको हम लोग गुफ कराल बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुफ कराल, है ना, गुफ कराल बोलते हैं। गुफ कराल का अर्थ यहाँ पर होता है कुम्हार की गुहा, है ना, यहाँ पर इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुहा, है ना। और यहाँ से देखिए किस चीज़ की प्राप्ति होती है? यहाँ से कृषि और पशुपालन दोनों का साक्ष्य मिलता है हमको गुफ कराल से। गुफ कराल से क्या मिलता है? कृषि और प्लस में पशुपालन का साक्ष्य, यानी कि दोनों का साक्ष्य हमें इस गुफ कराल से प्राप्त होता है। यहीं से यह नौपाषाणिक स्थल है। पूछा जाता है आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए और बीपीएससी के एग्जाम में बार बार यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में एक नौपाषाणिक स्थल प्राप्त होता है बिहार में, जिसका नाम है चिरांद, है ना। यह चिरांद साइट है, यह नौपाषाणिक स्थल है और यह चिरांद जो है बिहार के सारण में है। यह बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में है, सारण डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ से हड्डी के ढेरों उपकरण प्राप्त हुआ है, अनेक उपकरण प्राप्त हुआ है। किसका? हड्डी का, है ना, हड्डी का बहुत मात्रा में उपकरण प्राप्त हुआ है। और यह हड्डी जो है यह हिरन का है ना। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बना के देखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। और यह नौपाषाणकालीन साइट है चिरांद, बिहार के सारण में स्थित है। यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं और यह हड्डी की उपकरण जो प्राप्त हुआ है यह किसका है? तो हिरन का हो जाता है यहाँ से, है ना। कभी कभी पूछता है नौपाषाणिक साइट के बारे में, तो कुछ नौपाषाणिक साइट भी है, उसको भी देख लीजिए, है ना। नौपाषाणिक जो स्थल है, स्थल उसको देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में भी रहेगा, है ना। एक हो जाता है जिसको हम लोग मस्की बोलते हैं, कहाँ पे? कर्नाटक में है ना। उसके बाद देखिए ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी भी है, यह नौपाषाणिक साइट है ना। एक और भी साइट है जिसको हल्लूर बोलते हैं, है ना। क्या है? हल्लूर हो जाता है ना। और उसके बाद एक और भी है जिसको हम लोग कोडक्कल बोलते हैं, है ना। क्या नाम है? कोडक्कल, कोडक्कल नाम है ना। एक और भी नाम देख लीजिए, हम लोग देखते हैं पिकलीहल, है ना, पिकलीहल। यह सब नौपाषाणिक साइट है, याद रखिएगा। संगेन कल्लू, ठीक है, संगेन कल्लू, यह भी नौपाषाणिक। उसके बाद है पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली, है ना। ये सब नौपाषाणिक साइट है। और एक नाम है उतनूर, नाम है शायद, है ना। हाँ, उतनूर हो जाता है, ठीक है। ये जो साइट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यह सारे के सारे जो साइट है नौपाषाणिक साइट है। और बिहार का चिरांद भी है ना, जो बिहार के सारण में क्या है? स्थित है। तो हम लोगों ने अभी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को समझने की कोशिश हम लोगों ने किया, है ना। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, है ना। चलिए अब देखिए, कहता है यहाँ पर कि भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे, है ना। भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? तो भारत में पुरातत्ववेताओं की अतीत कई मानव बस्तियां मिली है। दिए गए मानचित्र में त्रिकोण वाले स्थान वही है। इन सभी स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं, जैसे पत्थर के औजार, गुफाओं पर बने चित्र, है ना, भीमबेटका, जानवरों तथा लोगों की हड्डियां। गुफा ही उनके बसेरा थे, गुफा ही उनके बसेरा थे। क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका, कुढ़नी, पंचमपड्डी, भेंडा घाट और महेश्वर, उन स्थलों को याद रखिएगा, ये सब चीजें, है ना, उन स्थलों के उदाहरण है
और यहाँ पर कहता है कि कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। आरंभिक मानव का जीवन शैली हम लोग देखेंगे। दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे। जितना खूबसूरत एकता का पाठ इन लोगों ने हमें सिखाया, जितना खूबसूरत भाईचारा का प्रेम जो है, भाईचारा का जो संदेश पूरी दुनिया को दिया, वो समाज जनजातीय समाज है, आज भी देता है। आज भी वो सारे लोग इकट्ठा रहते हैं, है ना। आप ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जब आप पढ़ेंगे तो मुंडा समाज पढ़ेंगे, है ना, संथाल पढ़ेंगे, हो पढ़ेंगे, भील पढ़ेंगे। इन लोगों ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन में इनका साथ देने वाले भारत के और लोग नहीं था। सभी जातियों का अपना अपना एक अलग गुट था, वो अलग अपने अपने तकलीफ की वजह से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। बात हम लोग यहाँ पे एकता की बात कर रहे हैं। जैसे मुंडा में देखिए, संथाल में देखिए, क्या गजब का एकता है। हमारा समाज कितना बटा हुआ है, अनेक टुकड़ों में बटा हुआ है। जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, यह कोढ़ के समान है ना। और इसका निर्माण किसने किया, क्यों किया? आज उसको लोग ढोते रह रहे हैं, है ना। जब तक इससे छुटकारा नहीं मिलती, है ना, हम लोग विकसित अवस्था में कभी नहीं आएंगे। और यही वजह है, यही कारण है कि हम लोग पूरी दुनिया में जगहसाई वाला काम इसी वजह से करते हैं। जनजातीय समाज में क्या कहता है कि छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे। क्या एकता थी, कमाल की एकता थी। लोग कहता है ना कि एक उंगली को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन मुट्ठी को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। देखिए 1945 में जापान पर अटैक हुआ था अमेरिका के द्वारा। भारत पर होता तो शायद, है ना, विश्व के नक्शा से भारत का नामो निशान मिट जाता, फिर दोबारा उठ ही नहीं पाते। जापान में ब्रेन, उस ब्रेन के पीछे कौन काम कर रहा था? वहाँ का धर्म, बौद्ध धर्म। अगर वहाँ पे बौद्ध धर्म नहीं होता, कोई और धर्म होता, तो आज जापान जो इतना विकसित अवस्था में है, वो उस विकसित अवस्था को प्राप्त ही नहीं कर पाता। हमारे भारत में देखिएगा, जैन धर्म के लोग सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में है। उनका धर्म ही ऐसा सिखाता है। क्या सिखाता है? जैन धर्म के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अब अगर भारत में 2011 का रेशियो आप पढ़ेंगे, जनगणना पढ़ेंगे, जिसमें साक्षरता दर देखिएगा तो जैनियों का सबसे ज़्यादा है। वो लोग व्यापार में सबसे ज़्यादा संलिप्त रहते हैं, इसलिए भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जैनिज्म। लेकिन संख्या उनकी नामात्र के बराबर है, बहुत कम जनसंख्या है। बट उनकी तरक्की के पीछे आखिर है कौन? तरक्की के पीछे उनका धर्म काम करता है। उनका धर्म ऐसा सिखाता है करने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के लिए बताता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसलिए उस समाज की तरक्की हो गई। और जो देश बौद्ध धर्म को अपनाया, जो देश जैन को अपनाया, वो विकसित अवस्था में है। आपका पड़ोसी कंट्री चाइना हमेशा आपको कुछ ना कुछ कर ही देता है ना। क्या करता है? कुछ ना कुछ कर ही देता है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने कहा कि भाई, कहा जाता है कि भारत में, है ना, देखिएगा, जिसको हम लोग बुद्ध सिक्कन के नाम से जानते हैं, बहुत बार यानी कि बाहरी आक्रमण से भी अपने आप को हम लोग बचा नहीं पाए। क्यों नहीं बचा पाए? हमारे पास एकता ही नहीं था। मात्र मुट्ठी भर लोगों को ही लड़ने का अधिकार प्राप्त था, क्योंकि समाज को इस तरह से बांट कर रखा गया कि मात्र एक ही वर्ग था जो लड़ाई कर सकता था, हमारी सुरक्षा कर सकता था, अन्य बाहरी आक्रमणकारियों से वो लड़ सकता था। बाकी सारे लोगों को, है ना। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को समझने वाली बात है कि हम आधुनिक युग में जिस लोकतंत्र की स्थापना के पीछे हमको लगता है ना, इस बात को भी ये कहा जाता है कि लोकतंत्र की स्थापना आधुनिक युग में कहाँ पे हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था।
और भारत में जिस लोकतंत्र की स्थापना, जिस गणतंत्र की स्थापना भारत में सबसे पहले वैशाली लक्ष्मी गणराज्य में हुआ, सोचिए पूरी दुनिया को गणतंत्र का पाठ पढ़ाया होगा। और हम सब क्या किए, हम सब भूल गए। और यहाँ पर हमारा जो सामाजिक संरचना है बहुत ही जटिल हो गया। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस चीज़ को समझिए, है ना। आपका हक बनता है समझने का, ये सब चीज़ों का विरोध करने का। क्योंकि यहाँ पर देखिए दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों को, हम इसलिए ये बता रहे हैं कि झुंड में रहते थे। यहीं से तो समाज का निर्माण होता है, यहीं से तो प्रशासन का शुरुआत होता है, यहीं से तो एक खूबसूरत लोकतंत्र की स्थापना होती है, यहीं से तो खूबसूरत गणतंत्र की स्थापना होती है। क्या भाईचारा है, क्या प्रेम है। और ये सब चीज़ें आज भी हम लोग कहीं ना कहीं किसी जनजातीय समाज में देखते हैं, ये मिलता है हमको। अब यहाँ पर देखिएगा, है ना, जब हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे ना, तो यूपीएससी और बीपीएससी में पता है क्या होता है, जब पूरा सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं तो एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ने की जो कला है, अगर आपने सीख लिया तो फिर आप मेंस लिख पाएंगे। अगर आपके पास विश्लेषण करने की क्षमता अच्छा है और एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिखने की लेखन कला है, वो भी डेवलप हो जाता है। अगर ये सभी कुछ है आपके पास तो 1 से 2 बार काफ़ी है। इसलिए मैंने कहा था कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी में बहुत पावर है। लोगों को आईएएस बनाया है, लोगों को आईपीएस बनाया है, एसडीएम डीएसपी बनाया है, सचिवालय सहायक दारोगा सब कुछ बनाया है। इतना पावर है। अब आप इसको अपने आप में उतार करके, है ना, क्या बनना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जंगल में हिरन, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियों एवं तालाबों में मछली पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों से शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते और पौधों की मीठी जड़ें और कंदमूल, आलू, शक्करकंद, है ना, खोद लाते थे। और जंगलों में अपने आप उसे जंगली अनाज को काट लाते। वे ज़्यादातर कंद, फल आदि खाते, साथ ही थोड़ा बहुत मांस भी। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले हैं उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत कठिन रहा होगा। बात किसका कर रहे हैं, बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े औजार बनाते थे, बड़े बड़ा, है ना। यह पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। और दूसरे जानवर उससे ज़्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले भी थे, देखिए, है ना, यहाँ तक। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे प्रारंभ करेंगे। तो आप अपने साथी संगियों के बीच में ज़रूर एक बार इसको शेयर करें, है ना। और यहाँ पर हम आपको बता दें, एससीईआरटी और एनसीईआरटी का फुल क्लास 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक हम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट, इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सब कुछ मिलेगा आपको। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।